वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मुख्य परीक्षा की निबंध लेखन की श्रृंखला हमारी चल रही है, आपका यूपीपीसीएस का मेंस एग्जामिनेशन, और आशा है कि आप बेहतर प्रैक्टिस कर रहे होंगे निबंधों के लिए भी और बाकी जो पेपर हैं उनके लिए भी। यहाँ देखिए, ये शीर्षक है दूषित साहित्य बिगड़ता भविष्य। साहित्य जब दूषित हो जाता है, उसमें दोष आ जाता है, तो इससे हमारा भविष्य यानी हमारा समाज कैसे चौपट हो जाता है, इसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। आइए देखते हैं, साहित्य से संबंधित एक निबंध आपको मिलेगा देखने के लिए। अब वो यही होगा ये आवश्यक नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि साहित्य के हर पहलू पर आपको विचार कर लेना चाहिए कि कौन कौन से इसमें ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जहाँ से कि आयोग आपको शीर्षक देकर लिखने के लिए कह सकता है। तो यहाँ जो कविता की पंक्तियाँ हैं यहाँ से शुरू होता है। देखिए, साहित्यिक कोई भी निबंध हो या सामाजिक समस्या पर लिखा गया हो तो उसमें काव्य पंक्तियों के इस्तेमाल की भरपूर गुंजाइश होती है और इस प्लस पॉइंट का और फ़ायदा लेना चाहिए। आपको उद्धरणों को पहले से तैयार करके रखना चाहिए। पद्य पंक्तियाँ हर टॉपिक के लिए आपके पास होनी चाहिए। निबंध लेखन के लिए थोड़ी सी सामग्री वैल्यू एडिशन के लिए आपके पास होनी चाहिए और उसका प्रयोग आप सही जगह पर करें तो आपके नंबर बढ़ जाते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो निबंध एक गद्य है, मतलब संपूर्ण रूप से इसे प्रोज के रूप में ही लिखा जाना सही। लेकिन बीच बीच में अगर आप पद्य पंक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, लंबे लंबे पैराग्राफ बनाने की बजाय 2-4 लाइनें लिखने के बाद आप ऐसे जो टॉपिक हैं उसमें कुछ कविता की पंक्तियां अपने साक्ष्य के तौर पे दे सकते हैं, या किसी का कथन है तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई ऐसा निबंध है जो कि भविष्य की योजनाओं से संबंधित है या टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है या कोई इनोवेटिव चीज़ उसमें दिखाई गई है, गवर्नमेंट का कोई प्रोग्राम या पॉलिसी है, तो उसमें फिर कविताएं नहीं काम करती हैं। वहाँ पर आंकड़ों को देने के लिए आप चार्ट का सहारा ले सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हो सकती है तो उसको दिखा सकते हैं। बुलेट पॉइंट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो कहाँ पर कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करना है ये पता होना चाहिए। फिलहाल ये जो है ये साहित्यिक निबंध है, इससे आप आइडिया ले सकते हैं। हूबहू उतारना ये बुद्धिमानी नहीं होगी क्योंकि निबंध जो है ये स्वतंत्र विचारधारा पर आधारित होता है। तो देखिए, काव्य की पंक्तियां हैं। किससे कहूँ, तरक्की के नाम पर हो रहे समाज के पतन को आंसू बहाने देश संस्कृति के, यहाँ बहाने की जगह पे बहाते होना चाहिए, आंसू बहाते देश संस्कृति के लाचार नयन को किससे कहूँ, आखिर किससे कहूँ। तो यहाँ बेबसी दिखाई गई है और बेबसी दिखाकर ये समझाने का प्रयास किया गया है कि समाज जैसे जैसे पतन की ओर बढ़ रहा है, उसका उन्नयन होने की बजाय अपकर्ष हो रहा है, वैसे वैसे हमारे देश की संस्कृति जो है वो लाचार होती जा रही है, उसके आगे पंगु होती जा रही है। तो ये सारी समस्याएं आखिर किससे कही जाएं, क्योंकि सब लोग उसी के दायरे में आ चुके हैं, कोई उससे मुक्त नहीं है। जो मुक्त है उससे कहा जा सकता है, लेकिन कोई मुक्त है ही नहीं। तो ये लाचारी, एक विडंबना दिखाई गई। आगे कहा गया कि वास्तव में आज हमारी संस्कृति का जो पतन हो रहा है, निश्चित तौर पर हो रहा है। हमारी भारतीय संस्कृति भले ही लंबे समय से अपने आप को सुरक्षित रखे हुए है, लेकिन समय समय पर जो विनाशकारी बदलाव हुए हैं उसका असर हमारी संस्कृति पर पड़ा है। और आज के समय में आप देखिए चौतरफा आक्रमण हो रहा है। हमारी जो संस्कृति है ना, अंदर और बाहर दोनों से आक्रांत हो रही है और ये सबसे गड़बड़ चीज़ है। बाहर से अगर कोई आक्रांता आकर हमारी संस्कृति को कुचलने का प्रयास करे तो वहाँ तक उसका कुछ खास बिगड़ने वाला नहीं है। हमारी संस्कृति का जो आधार है वो इतना मजबूत है, फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग है कि हम हिलने वाले नहीं हैं। कहा गया है ना, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो हस्ती मिटेगी नहीं, लेकिन अंदर वाले जब जड़ खोदने पर लग जाएं तो उस कंडीशन में क्या होगा, तब पतन निश्चित है। मतलब घर के लोग ही अगर घर को तोड़ने में लग जाएं तो बाहर वालों की क्या ज़रूरत है। बाहर वाले तो कम तोड़ेंगे, अंदर वाले ज़्यादा तोड़ेंगे। तो वही चीज़ यहाँ अपने देश की संस्कृति और अपने देश की सभ्यता पर भी लागू होती है और वहीं से समाज और साहित्य दोनों का कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। अब आगे देखें, व्यथा किसको सुनाई जाए, बात सही है। संस्कृति का पतन वास्तव में समाज का पतन है और यह साहित्य के भ्रष्टाचार से उपजा है। वैसे हम ये कहेंगे कि संस्कृति का पतन जो है ये पाश्चात्य संस्कृति के बेहिसाब आगमन से और उसका बिना सोचे समझे अनुकरण करने से आया है, लेकिन पाश्चात्य सभ्यता में भी तमाम अच्छाइयाँ हैं। हम बुराइयाँ ही क्यों लें, हम उसकी अच्छाइयाँ लें। लेकिन हम करते क्या हैं, जो बुराइयाँ हैं उसी को ज़्यादा निचोड़ लेते हैं और जो अच्छाइयाँ हैं उसको दरकिनार कर देते हैं। हर संस्कृति की अपनी खूबियाँ और खामियाँ होती हैं। वैसे ही पश्चिम में भी अपनी अच्छाइयाँ हैं, अपनी बुराइयाँ हैं। हमारे अंदर भी निस्संदेह अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ भी हैं। तो कहने का मतलब हर जगह से सकारात्मकता अगर हम ढूंढेंगे तो सकारात्मक रहेंगे, अगर नेगेटिविटी खोजेंगे और उसी को अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर विनाश होगा। तो वही आजकल हो रहा है, हमारा साहित्य दूषित होता जा रहा है। नतीजा हो रहा है कि समाज पर गलत असर पड़ रहा है और समाज बह रहा है, एक गलत दिशा में बह रहा है।
आगे देखें, साहित्य का जो भ्रष्टाचार है वो इसमें मूल कारण है, ऐसा कहा गया। और हमारा साहित्य जो कलम से क्रांति लाने की कुवत रखता था, आज इस अंधकार का सारथी बन बैठा। ठीक है, अधिकार नहीं है, यहाँ पे अंधकार है। मतलब अंधकार का तात्पर्य यहाँ पर भ्रष्टाचार से है, पतन से है। तो अंधकार का सारथी बन के बैठा हुआ है हमारा साहित्य। ये अंधकार को लाने का काम कर रहा है। सारथी क्या करता है? रथ को ले आता है, रथ को चलाने का काम करता है। तो ये अंधकार के रथ का संचालक है और देश में अंधकार फैला रहा है। एक समय था कि कलम से क्रांति। अब देखें आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को, इसमें कलम ने कितना जोर दिखाया। मतलब अंग्रेज़ों की ऐसी की तैसी हो गई। जितना लोग मुंह से बोलकर और नारे लगाकर और लड़ भिड़ कर नहीं प्राप्त कर पाते थे, उतना कलम जो है वो अंदर से लेकर बाहर तक जागरूकता फैलाने का काम करती थी। तो ऐसी स्थिति में वो जो ज़माना है वो गुजर चुका है और आज का समय कुछ और है। आज के समय में कलम से क्रांति नहीं बल्कि कलम से तबाही लाने का प्लान जो है वो ज़्यादा होता है। साहित्य खुद जीवित नहीं होता। साहित्य को हम दोष दे रहे हैं तो साहित्य खुद जिंदा चीज़ तो है नहीं। इसे जिंदा करने की भूमिका साहित्यकार की होती है। इसे लिखने वाला व्यक्ति जो है वो एक जिंदा व्यक्ति है, मतलब जिंदा जीव है। तो उसके अंदर ये खूबी होती है और उसके ऊपर ये दायित्व होता है, या आप कह लीजिए कि दारोमदार होता है कि वो साहित्य को सही दिशा में ले जाए ताकि समाज की दिशा खराब ना हो। तो आज का जो साहित्यकार है वो अपने स्वार्थ को साधने में ज़्यादा लगा हुआ है। कुछ भी लिखने को तैयार हो जा रहा है बशर्ते कि उसका स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। अब वह समय गुजर गया, पीछे का समय आप देखिए तो वह समय गुजर गया जब कवि या लेखक सत्ता और स्वामी के खिलाफ जाकर भी सत्य उजागर करने को तत्पर हो जाते थे। ऐसे बहुत सारे कवि हैं, लेकिन राष्ट्र कवि कुछ ज़्यादा ही प्रचलित रहते हैं। वीर रस की इनकी जो कविताएं हैं उन्हें आज की युवा पीढ़ी आज भी पसंद करती है, ये अच्छी बात है। तो राष्ट्रकवि दिनकर का देखिए, ये उस समय की जो तत्कालीन कांग्रेस की सरकार थी उसके खिलाफ जाकर लिखते थे और लिख पाते थे। तो यहाँ वही कहा गया कि लेखन पर अंकुश नहीं था पहले। आज के समय में जो अंकुश है वो सत्ता का कम है और स्वार्थ का ज़्यादा है। मतलब जो साहित्यकार और लेखक हैं वो, ऐसा हम कहते हैं कि सत्ता पक्ष के दबाव में आ गए या फिर मीडिया जो है वो एक तरफा हो गया है, लेकिन असल में उनका जो लालच है वो उन्हें उस तरफ जाने के लिए विवश कर रहा है। अगर वो लालच से मुक्त हो जाए तो कोई ऐसी हस्ती नहीं बनी है, कोई ऐसी सत्ता नहीं बनी है जो उन्हें गुलाम बना सके, उन्हें स्वतंत्र रूप से बोलने से रोक सके। तो वही दिक्कत है, लालच। अब लेखन पर तनिक भी अंकुश लगे तो विद्रोही स्वर जो है वो कागज पर दर्ज होने लगते थे। पहले का समय ऐसा था। सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियां, वीरों का कैसा हो वसंत कविता है, वहां से ली गई है। भूषण अथवा कविचंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम बधी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंत, वीरों का कैसा हो वसंत। तो इसमें यह बताया गया कि भाई कलम जो है वो पहले की तरह स्वच्छंद नहीं है, कि कवि जो है वो अपने राजा को सचेत करने का काम करते थे कि आप प्रेयसी के मोह में चूर हो गए हैं और राज्य जो है वो बिखरा जा रहा है। तो वैसी स्थिति अब नहीं है। अब चेतावनी देकर देखिए, परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। तो सत्ता पक्ष यदि निर्णय लेने में हिचकिचाता है तो राष्ट्र कवि सचेत करने में तनिक भी विलंब नहीं लगाते हैं। आप समझ सकते हैं यार राष्ट्र कवि किसको कहा गया है। ठीक है, तो दिनकर जी की बात हो रही है और उन्होंने अपनी कविता में लिखा है, आप पहचान के बताइए ये कौन सी कविता है। 2 पंक्तियां यहाँ पर हैं। घातक है जो देव सदृश दिखता है, घातक है जो देव सदृश दिखता है, लेकिन कमरे में गलत हुक्म लिखता है। देखने में देव जैसा है, देवता मालूम होता है, लगता है कि जनता का भला ही करेगा, उसके द्वारा कुछ अहित हो ही नहीं सकता है। लेकिन जब बंद कमरा एकांत होता है जहाँ उसे स्वयं निर्णय लेना होता है तो वहाँ वो गलत फैसले लेता है। ये चीन का जब आक्रमण हुआ था ना भारत पर, और उसके बाद हमारी सुरक्षा व्यवस्था और हमारी नीतियों की तमाम खामियां सामने आई थी, तो वहाँ पर खींच कर दिनकर जी ने लिखा था और ये नेहरू जी को सीधा यहाँ निशाना बनाया गया था। बात यहाँ किसी व्यक्ति या पार्टी की नहीं है, प्रसंग की बात की जा रही है। और ये आज भी हो सकता है, आज भी कोई कवि जो है वो सत्ता पक्ष को सचेत कराने का प्रयास कर सकता है। अब ये बात अलग है कि परिणाम भोगने के लिए उसको तैयार रहना चाहिए, लेकिन ये एक चीज़ जान लीजिए, देखिए साहित्यकार और कवि अगर सच्चे हृदय का है तो वो निर्भय होता है, परिणाम की उसे चिंता नहीं होती है। अगर परिणाम की चिंता होती ना तो अंग्रेज़ों के समय में मुंह कुचल दिए जाते थे, प्रेस जो है उन्हें जब्त कर लिया जाता था, उसके बावजूद लोग जेल में बैठ के लिखते थे। रातों रात अमृत बाजार पत्रिका की भाषा बदल ली जाती है सिर्फ इसलिए कि उसके वजूद को बना के रखा जाए। लोकमान्य तिलक को जेल में ठूंस दिया जाता है सिर्फ एक सांकेतिक लेख लिखने पर। तो लोग डरते कहाँ थे, हर कीमत पर सच उजागर करने के लिए तत्पर रहते थे। तो असली बात है स्वार्थ है जो अपना आप ज़्यादा हावी हो गया है ना, वो बाधा बन रहा है। तो चलिए अब देखते हैं आगे। वास्तव में राष्ट्र चेतना का संचार एक साहित्यकार का सर्वोच्च दायित्व होता है, सबसे सर्वोपरि होता है, अपने स्वार्थ से परे। और यदि इस काम में वह नाकारा साबित होता है तो वह सिर्फ एक विदूषक है, साहित्यकार नहीं है। विदूषक का मतलब क्या?
राज दरबार में सिर्फ राजा का मनोरंजन करने वाला एक मजाकिया, जो कि विद्वान तो होता है लेकिन उसकी प्रवृत्ति जोकर जैसी होती है, हंसाने का काम करता है। राजा को जो अच्छा लगे वही बोलकर उसे मनोरंजन देने का काम करता है। आगे देखें, आज का समय या तो विदूषकों का है या फिर भोगियों का है। या तो विदूषकों की एक टोली इकट्ठी हो गई है जो कि चाटुकारिता में तनिक भी कोर कसर नहीं छोड़ती है, और नहीं तो फिर भोग विलास में लिप्त रहने वाले ऐसे लोगों का जत्था इकट्ठा हो गया है जो कि सिर्फ अपनी सोचता है। मसालेदार कविताएं, सस्ते लेख, 2 कौड़ी के ब्लॉग, आजकल ब्लॉग लेखन का भी बड़ा फैशन आ गया है, ये भी साहित्य में आता है, ऑनलाइन साहित्य। 2 कौड़ी के ब्लॉग, इनको चलाने वाले आजकल के जो युवा मदारी हैं, मदारी शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि ये उसी कैटेगरी के। तो मदारी जो है वो सिर्फ पैसा और सौंदर्य के पीछे भागते हैं और उन्हें चाहिए होता है व्यू। और व्यू कौन देता है? हम जैसे दर्शक। तो हम उनका मन बढ़ाने का काम करते हैं और हम खूब चाव लेकर देखते हैं, यानी जनता जो देखना चाहती है एग्जैक्टली वो लोग वही दिखाते हैं। अगर हम देखना बंद कर दें तो उनका दिखाना बंद हो जाएगा, उनकी रोजी रोटी ठप होगी, फिर वो चीज़ दिखाएंगे जो हम देखना चाहेंगे। लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं क्योंकि हमें भी रस आता है, मज़ा आता है। एक साहित्यिक रचना जो कि पिछले 1 दशक में रची गई, गंभीरता से युक्त नहीं है, मतलब एक भी साहित्यिक रचना की बात हो रही है। पिछला 1 डिकेड आप उठा के देख लीजिए, ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, पीछे जाएंगे तब भी खामियां मिलेंगी। लेकिन पिछला 1 दशक देखिए साहित्य का पतन कितनी तेज़ी से हो रहा है। खासतौर पे जब भारत में इंटरनेट कायदे से फैल गया, 4G का जो सिस्टम है यानी कनेक्शन है वो हर गांव मोहल्ले और गली कस्बे पहुंच गया, तो जो युवा साहित्यकार हैं या तमाम जिनके अंदर साहित्यिक कीड़ा घुसा हुआ है, उन्होंने उसे अपने तरीके से यूज़ करना शुरू किया, और उसके बाद जो बौछार हुई है उसका क्या कहना। तो आप देखिए, इसमें गंभीरता नहीं है, छिछलापन है। विडंबना यही है कि जिन नस्लों ने गुजरा हुआ ज़माना देखा है, हम आप तो ये बात कह रहे हैं कि भाई पीछे का समय अच्छा था, पीछे के समय हम खुलकर लिख सकते थे और वही साहित्य रचा जाता था जो भलाई के लिए होता था। अहित करने वाला साहित्य बहुत रेयर होता था कभी कभार। तो हम उन चीज़ों को जानते हैं कि पीछे का साहित्य उज्जवल था, आज का साहित्य कलुषित है, ये हमें पता है। लेकिन जो आने वाली नस्लें हैं उनको ये कौन बताएगा? हो सकता है कि हम अपने जो आगे के उत्तराधिकारी हैं, पीढ़ियाँ हैं, उनको बता दें, लेकिन उसके बाद वाले वो जो ज़माने में हो रहा है उसी को सच मानेंगे। वो ये सोचेंगे कि साहित्य यही होता है। अब आप सोच कर देखिए कैसा घटिया परिचय मिलेगा। तो जिन नस्लों ने गुजरा जमाना देखा है वो तो अच्छे बुरे का अंतर कर सकती है, लेकिन भावी पीढ़ी इस माहौल में जन्मी है और इस चौपट साहित्य से प्रेरणा लेती है, तो ये सबसे घातक चीज़ है। अब युवा, आज के युवा हैं उनकी बात हो रही है, वो गंभीरता से और गंभीर साहित्य में जो सही में वास्तव में गूढ़ ज्ञान है उसमें रुचि ही नहीं लेते। पुस्तकों का समय वैसे भी गुजर चुका है। साहित्य की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हम सिर्फ पुस्तकों तक सीमित अब नहीं रह सकते। पहले साहित्य का मतलब किताबें ही होती थी। अब आज के समय में उससे ज़्यादा ऑनलाइन मटेरियल उपलब्ध है, हर चीज़ की ई-लाइब्रेरी बन गई है। तो कहने का मतलब ये कि पुस्तकों का समय तो गुजर ही चुका है, समझ लीजिए। जो वर्चुअल दुनिया है वहाँ पे कागज़ के पन्ने बेकार साबित हो गए हैं। चलिए, यहाँ पर्यावरण की रक्षा हो रही है, कागज़ जो है कम बर्बाद हो रहा है, लेकिन बात यह है ना कि जो साहित्य है उसकी बर्बादी को कौन देखेगा। ये जो आभासी दुनिया है ये हमें जो परोसती है उसमें नव निर्माण और बौद्धिकता बहुत कम होती है। ये नहीं कहा जा रहा है कि नहीं होती है, लेकिन बहुत कम होती है, और छिछलापन, ओछापन जो है, 2 कौड़ी का लेख वो ज़्यादा होता है। आगे देखें, अब आज का समय कैसा है ये आप ऐसे ही देख सकते हैं कि जो तथाकथित विचार क्रांति है, क्रांति के प्रणेता लोग हैं, वो हमारे धार्मिक, यहाँ तथाकथित शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो इस व्यंग्य का मतलब समझिएगा। ये हमारे धार्मिक साहित्य का भी उन्मूलन करने पर तुले हुए हैं। खासतौर पे सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म में जो हमारी साहित्यिक कृतियाँ हैं, जो कि हमारी अनमोल धरोहर हैं, हमारी फाउंडेशन वहीं से बनती है, उसको ये तोड़ने पर तुले हुए हैं। और मज़े की बात यह है कि कोई बाहर वाले नहीं हैं, सब अंदर वाले हैं, अपने देश के ही हैं, अपनी संस्कृति से जुड़े लोग। तो धार्मिक साहित्य का उन्मूलन करने पर तुले हैं। हमारा वैदिक दर्शन, हमारे पुराण, हमारे महाकाव्य जो कि साहित्य की अमूल संपदाएं हैं, लोग इसे धर्म से जोड़कर देखते हैं, लेकिन इससे हमें जीवन जीने की सीख मिलती है। लोग महाभारत को कल्पना करार देते हैं कि ये कोरी कल्पना है, लेकिन जीवन का जितना अच्छा दर्शन महाभारत से निकल कर आता है वो कोई नहीं सिखा सकता। इसीलिए वेद व्यास ने लिखा है कि जो कुछ यहाँ है वही समाज में घट रहा है, और जो यहाँ नहीं है वो समाज में भी आपको नहीं दिखेगा। फिलहाल तो ये अमूल संपदाएं हैं जो कि युगों तक मानव जाति को मार्ग दिखाने का सामर्थ्य रखती हैं, सक्षम है।
तो ये जो पवित्र रत्न है इन्हें आज मोहरा बना दिया गया है। लोकप्रियता बटोरने के लिए, पब्लिसिटी जो सस्ते क्वालिटी की है उसको पाने के लिए धर्म ग्रंथों का सहारा लिया जाता है, ताकि हम देखें कि भाई महाभारत से रिलेटेड कोई चीज़ है, रामायण से जुड़ी हुई कोई चीज़ है, तो पब्लिक जो है वो वैसे ही इकट्ठी हो जाएगी देखने के लिए। अब उसके बाद आप दिखाएंगे अपने तरीके से। तो महाकाव्यों, पौराणिक किरदारों और इन पर अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि आज ही के समय में ये सब हो रहा है, पहले भी धारावाहिक और फिल्में बनाने का रिवाज जो है चल रहा था आज़ादी के बाद से लेकर, और आज़ादी के पहले भी आप देखते हैं कि धार्मिक घटनाओं पर या किरदारों पर बहुत सारी फिल्में बनी, लेकिन उस समय मर्यादा को ध्यान में रखा जाता था। ये एक बात है। फिल्मों की चर्चा यहाँ एकदम से क्यों शुरू हो गई, क्योंकि वो भी तो एक स्क्रिप्ट पर ही आधारित होती है, और अगर आप किसी चीज़ पर, मतलब कोई महाकाव्य या किसी ग्रंथ पर आधार बनाकर फिल्म बना रहे हैं, तो इस स्थिति में वो साहित्य से जुड़ जाती है न चाहते हुए। साहित्य का ही वो इंट्रोडक्शन देती है असल में। तो वो बात आप देखें, पिछले कई दशकों से ये अनवरत जारी है, और निर्देशक और निर्माताओं की रोजी रोटी का बंदोबस्त यहाँ से होता है। जब निर्माता और निर्देशक की एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप होने लगती हैं, तो उस समय ये धर्म का दामन थामते हैं, धर्म का आश्रय लेते हैं कि भाई यहाँ से हमें कुछ ऐसा मिल जाए, ऐसी स्क्रिप्ट मिल जाए जिससे कि हम फिल्म बनाएं और पॉपुलर हो जाए, पैसे कमा सकें। तो ये पहले से चल रहा है, एक हथकंडा है जो कि चल रहा है। तो ये बात है, लेकिन कुल मिलाकर ये सारा काम एक हद तक मर्यादित होता था। हालांकि इसमें भी बनावटीपना तो रहता ही है। फिल्म में नाटकीयता ज़्यादा होती है, रियलिटी वैसी नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक हद तक ही मर्यादा में रहता था। आज के समय में देखिए, सारी मर्यादाओं को हमने सूखने के लिए टांग दिया है, खूंटी पर लटका दिया है, ये कहना ज़्यादा सही रहेगा। मतलब हमारे फिल्म जगत में हर लेखक जो है, स्क्रिप्ट राइटर, वो तुलसी बाबा और महर्षि वाल्मीकि का अवतार बनना चाह रहा है। वेद व्यास बनने का न जाने कितने लोगों को खुजली हो रही है, कीड़ा पकड़ा हुआ है कि भाई हम वेद व्यास की क्रेडिट ले लें। तो परिणाम क्या होगा? आप उनकी हैसियत के आदमी हैं नहीं, और आप बनना चाहेंगे वो, तो आप छपरी साबित होंगे। और क्या, ये शब्द जो है ना आजकल बड़ा प्रचलित है, आप निबंध में डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति या जो लोग जिस शब्द के काबिल हैं, उन्हें उस शब्द में बुलाया जाना चाहिए, उस शब्द में उनका संबोधन होना चाहिए। तो छपरी संवाद और दृश्य और किरदारों से बनी हुई एक अटपटी फिल्म जो है वो पर्दे पर रिलीज होती है, और न सिर्फ रिलीज होती है बल्कि फ्लॉप होते होते भी करोड़ों कमाती है। अब आप सोच कर देखिए, जिस फिल्म को 1 रुपया नहीं मिलना चाहिए था बल्कि जूते मारकर भगाना चाहिए था, वो फिल्म जो है कमा रही है। क्यों कमा रही है? क्योंकि हम वही देखना चाहते हैं, और हम जो देखना चाहते हैं वही हमको परोसा जा रहा है। ये बहुत कड़वी हकीकत है, बहुत लोगों के गले नहीं उतरती है, लेकिन ये स्वीकार करना चाहिए। वही चीज़ आगे कहा गया कि समाज, स्मरण रहे कि समाज साहित्य को माफ़ कीजिएगा, साहित्य जो है वो समाज को दिशा दिखाने वाला मार्गदर्शक है, और अगर इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, हमारी भ्रष्ट हो तो चलेगा, लेकिन साहित्यकार और साहित्य की बुद्धि अगर भ्रष्ट हो जाए तो ऐसी स्थिति में पूरी सभ्यता नष्ट हो जाएगी। समय लगेगा देर सवेर, लेकिन नष्ट हो जाएगी। मनुष्य को अच्छे बुरे का अंतर करना पड़ेगा। इसका समाधान यही है, हमें ये पहचानना होगा कि हमारे लिए असल में क्या अच्छा है। मनोरंजन तो बुरी चीज़ से भी होता है, बल्कि बुरी चीज़ से ज़्यादा होता है, लेकिन हमें ये तय करना पड़ेगा कि क्या देखें तो हमारा भला होगा, और उसी चीज़ को देखना है। और एक बार अगर हमने अपनी पसंद तय कर ली, अपनी भलाई तय कर ली कि इस चीज़ को देखने में, इस चीज़ का दर्शन करने में भलाई है, हमारा फ़ायदा होने वाला है, तो इस स्थिति में चीज़ें सुधर जाएंगी, वहीं से सुधरनी शुरू हो जाएंगी। स्वार्थ से पहले जन कल्याण का ध्यान रखना होगा, तभी एक उत्कृष्ट साहित्य रचा जा सकता है, और ये इस भ्रष्ट अंधकार में आदित्य बनकर चमकेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इसके लिए हमें सज्ज होना पड़ेगा, हमें तत्पर होना पड़ेगा। तो ऐसे करके आप लिख सकते हैं। लिखने के लिए बहुत कुछ है, खुला हुआ मैदान है आपके लिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि 700 शब्दों की ही सीमा है। तो अपने हाथ और अपने मस्तिष्क को इस हिसाब से ट्रेंड करना है कि कम शब्दों में आप ज़्यादा बात को कहें। तो तब तक के लिए नमस्कार।